हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज का पहला करंट अफेयर्स है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का 118वां रैंकिंग पे है 2025 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या क्या बातें को लिखी गई और कौन सा देश सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है, टॉप पे। विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने लगातार 8वें बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना स्थान दर्ज किया है। गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे रिलीज किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है, जो पिछले साल 124वें स्थान से ऊपर आ गया है। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान जो 109 स्थान पे है, यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे देशों से नीचे है। इसे याद रखेंगे। विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ये प्रत्येक साल इसे जारी किया जाता है, जो देशों को उनके नागरिकों की खुशी के स्तर के आधार पर रैंक देता है। इसे नापने का 6 मापदंड है, 6 एलिमेंट को ये नापता है। पहला देखता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है उस देश का। दूसरा देखता है सामाजिक समर्थन, अर्थात समाज कितना समर्थन है, उसमें कितना वो महसूस करता है कि हमारा समाज हमें समर्थन देता है। तीसरा है जीवन प्रति आशा, स्वस्थ जीवन प्रति आशा है। चौथा है जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक लोगों को नए विकल्प चुनने की कितनी स्वतंत्रता है किसी देश में। पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार की धारणा, कि भ्रष्टाचार की धारणा किस स्तर पे है। ये 6 मूल्यांकन के आधार पर किसी भी देश को रैंक प्रदान किया जाता है। और इस बार 2025 में भारत का 118वां रैंक है और 2024 में 126वां रैंक था। इसे याद रखेंगे। इसमें टॉप 10 देश में देखते हैं। पहले नंबर पे है फिनलैंड, जो लगातार आठवीं बार लगातार ये पहले नंबर पे है। दूसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे नीदरलैंड और छठे पे नॉर्वे, सातवें पे स्विट्जरलैंड, आठवें पे लग्जमबर्ग, नौवें पे न्यूजीलैंड और 10वें पे ऑस्ट्रिया। ये 10 देश है जो टॉप 10 में रहा है। अगला सवाल है 2025 में 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसके द्वारा जी प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रदान किया गया। और किसे मिला है देखते हैं। मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डॉक्यूमेंट्री डंकी मार को कवरेज करने के लिए 2025 में इसे पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड दिया गया है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये रहे और ये है मृदुलिका झा, इसे दिया गया। यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस समूह के जो संस्थापक है रामनाथ गोयनका, उनके जन्म शताब्दी पर दिया गया है। और यह 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 के विजेता कौन कौन से देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है हिंदी वर्ग में दिया गया है मृदुलिका झा को, जो आज तक में काम करती है। दूसरे पे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर दिया गया है जीसा एलिजाबेथ को, जो मध्यम मलयालम भाषा में काम करती है। ये संगठन है उसका। और तीसरे नंबर पे दिया गया पर्यावरण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी रिपोर्टिंग करने के लिए शिव कुमार त्रिपाठी, जो इंडिया टुडे में काम करता है। पांचवें पे अदृश्य भारत के उजागर करना सत्य सुंदर बारिक, जो द हिंदू में काम करता है। पांचवें पे व्यवसाय और आर्थिक पत्रकारिता त्वेष मिश्रा को द इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड राजनीति और सरकार पर रिपोर्ट मैत्री पोरेचा को दिया गया, जो द हिंदी में काम करती है। तो पहले नंबर के याद रखेंगे जो मृदुलिका झा को दिया गया है। जो किस पे लाया था, वो डंकी मार को किस तरह से अमेरिका में प्रवेश करता है। जैसे शाहरुख खान का भी मूवी आया था डंकी मूवी, तो उस डंकी के आधार पर वो डंकी मार को दिखाया गया कि इलीगल तरीके से कितना मुश्किलों से जाता है। बहुत सारे लोग रास्ते में भी उसका डेथ हो जाता है, पता नहीं चल पाता है। तो उस तरह पे ये रिपोर्टिंग किया गया था। अगला सवाल है वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास किस समुद्र में आयोजित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा वरुणा नेवल एक्सरसाइज किया गया है, अरब सागर में किया गया है 2025 का अभ्यास। ये है वरुणा नेवल एक्सरसाइज, जो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुणा, जो इस साल का 23वां संस्करण है, जो 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। इसमें विमान पोत INS विक्रांत भारत की तरफ से और चार्ल्स डी गॉल फ्रांस की तरफ से एक साथ लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रीगेट और भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भी शामिल हुई है इस अभ्यास में। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए पहला भारत फ्रांस समुद्री अभ्यास 1991 में शुरू किया गया था और इसे ही 2001 में द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बदलकर वरुणा अभ्यास कर दिया गया। और अब तक यह प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक साल होता है।
वरुण अभ्यास का 22वां संस्करण ये भूमध्य सागर में किया गया था 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच 2024 में। इसे याद रखेंगे। लास्ट जो अभ्यास था भूमध्य सागर में, और इस साल का जो अभ्यास हुआ है वो हुआ है आपको अरब सागर में। इसे याद रखें। दोनों देशों के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय, इसे हम देख लेते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में, पहला है वरुणा जो पहली बार 2001 में की गई थी, और इस साल 19 से 22 मार्च तक किया जा रहा है। अरब सागर में ये हो रहा है अभ्यास, 23वां संस्करण, इसका प्रत्येक साल होता है। वही दूसरा है भूमि अभ्यास, लैंड पे जो एक्सरसाइज किया था वो नौसेना के लिए हो गया, और जो मिलिट्री के लिए होता है आर्मी वाला वो अभ्यास में फ्रीजेक्स अभ्यास है। ये 2023 में पहली बार किया गया था प्रथम अभ्यास, जो 7 से लेकर 8 मार्च 2023 में किया गया था, वो कहाँ, केरल में। वही दूसरा है अभ्यास शक्ति, ये प्रथम 2011 में किया गया था, मेघालय में, भारत में आयोजित किया गया था। यह हर 2 साल में भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसे याद रखेंगे। अभ्यास शक्ति जो है प्रत्येक 2 साल पे किया जाता है। इसका 7वां संस्करण 2024 में किया गया था, मेघालय में। इसे याद रखेंगे। दूसरा है वायु अभ्यास, एयरफोर्स का अभ्यास जो है अभ्यास गरुड़, यह पहला अभ्यास 2003 में किया गया था। यह भारत और फ्रांस से बारी बारी से आयोजित किया जाता है, और हर 2 साल में बारी बारी से आता है। इसे याद रखेंगे। प्रत्येक 2 साल पे दोनों देशों बारी बारी से ये एक्सरसाइज करता है। 7वां अभ्यास था 2022 में किया गया था, जोधपुर राजस्थान में, जो लास्ट अभ्यास था। इसे याद रखेंगे। वही बहुराष्ट्रीय अभ्यास में देखते हैं कि अभ्यास ओरियन, ये फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के द्वारा संचालित की गई थी, और यह पहली बार भारतीय वायु सेना 2023 में भाग लिया था। इसे याद रखेंगे। तीसरा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, यह अगस्त सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित हुआ था। अब तक के सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था। इस बात को नोट डाउन करेंगे। ये की इंपोर्टेंट की है कि भारत के लिए सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास था तरंग शक्ति। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना इस अभ्यास में भाग लेने वाले में से एक था। वही तीसरा है ला पेरूसो अभ्यास, इसे मार्च 2023 में इंडो पैसिफिक में फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा एक समुद्री अभ्यास किया गया था। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूके के नौसेना भी भाग लिए थे। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास में ला पेरूसो अभ्यास, ये लास्ट का अभ्यास था। इसे याद रखेंगे। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, इस अभ्यास को, जो फ्रांस के साथ बहुराष्ट्रीय और द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन सा हुआ है और लास्ट कब हुआ है उस बारे में भी। अगला सवाल है 2025 में किस संगठन ने फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया, अर्थात फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 का कौन सा संगठन जारी किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्री स्पीच का, अर्थात द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा यह जारी किया गया 2025 का। हाल ही में फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा मुक्त भाषण सूचकांक अर्थात फ्री स्पीच सूचकांक भारत को 23 देशों में से 24वें स्थान पर रहता है। इसका मतलब है कि भारत में फ्री स्पीच का स्तर बहुत ही नीचे है। ये इसका अच्छा संकेत नहीं कि हम टोटल 33 देशों में से हम 24वें स्थान पे हैं। हमें आना चाहिए था, फर्स्ट 5 में रहना चाहिए था, लेकिन हम का रैंक किया गया उसमें से हम लोग 24वें स्थान पे हैं। तो ये भारत के लिए सही नहीं है। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर रैंक दिया गया है भारत को। 8 प्रश्नों के आधार पर यह सूचकांक जारी करता है कौन से देश को कितना रैंक दिया गया। जो पहला 3 प्रश्न है वो समान है, और 5 जो आखिरी का 5 प्रश्न है वो ज्यादा वो कठोर प्रश्न होता है। पहला 3 में आता है रिजेक्शन ऑफ द सेंसरशिप, किसका, प्राइवेट स्पीच का, मीडिया और इंटरनेट का। इस तीनों में रिजेक्शन अगर सेंसरशिप नहीं होता है सरकार के द्वारा, अगर उस सरकार स्टेट के द्वारा, तो हम कहेंगे फ्री स्पीच उस देश में है। अगला आता है विलिंगनेस टू द अलाउ सेंसिटिव टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर द क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, offensive to the religion, offensive to the minority group, support of homosexual and relationship and insulting the national flag। इस 5 के आधार पे ये कंसर्न क्वेश्चन, इस 5 के आधार पे भी निर्धारित किया जाता है कि कौन से देश में फ्री स्पीच का कौन सा रैंक है। तो ये टोटल 8 ये की पॉइंट है, इसके आधार पे ही रैंक देता है कौन, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसका इस संगठन का नाम याद रखेंगे। ये अमेरिका का एक थिंक टैंक है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। वही देखते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र की एक आधारशिला है, वह एक मूल संरचना है किसी भी लोकतंत्र देश का। फ्री स्पीच से क्या है, वो एक आधारभूत संरचना है, एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने, प्राधिकार को चुनौती देने और खुली बहस में भाग लेने की शक्ति प्रदान करता है प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में। ये संविधान देता है अधिकार। वही फ्री स्पीच में गिरावट है। 2024 में किए गए सर्वेक्षण में यह पता चला था कि अधिक देशों में 2021 के बाद से फ्री स्पीच समर्थन में सुधार होने के बजाय उसमें गिरावट ही देखने को मिला है। भारत का रैंक 62.6 अंक के साथ 24वें स्थान पर रहा, जो दक्षिण अफ्रीका और लेबनान के बीच में। तो आप देख सकते हैं हम किन देशों के पास आकर खड़े हो गए कि हमारा देश में फ्री स्पीच नहीं है। हम लेबनान से, हमारा लोकतंत्र देश है
और सबसे पुराना, हम कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट लोकतंत्र देश हमारा होता है। मेच्योर तो नहीं हुआ है लोकतंत्र, लेकिन ओल्डेस्ट है। जो हम हड़प्पा सभ्यता से देखते हैं लोकतांत्रिक संरचना आपको देखने को मिलेगी, इतिहास पढ़ेंगे तो। फिर भी हमारा ये है, तो ये कंसर्न है हमारे देश के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 के द्वारा संरक्षित किया गया। और ये जो है ना, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद आर्टिकल 19 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे याद, इसलिए यहाँ पे हम इसे हाईलाइट किए, इसे आप की पॉइंट को नाम याद रखेंगे। वही भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। वह इसका अधिकार लिखने में, किताबों लिख सकता है, मौखिक रूप से वो भाषण दे सकता है या किसी मीडिया के जरिए व्यक्त कर सकता है। और ये साथ साथ ये भी देखना होता है कि हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को उपयोग करते हुए जो हम बोल रहे हैं वो दूसरों के सेंटीमेंट को भी हानि न करें, अर्थात दूसरे को भी दूसरे के विश्वास, दूसरे के धर्म, दूसरे के अभिव्यक्ति पे हम अधिकार न जता लें। ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स नहीं, उसमें भी कुछ रोक है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आप वही बोलो जो दूसरे के अधिकार का भी हनन ना हो। आपके अधिकार को उपयोग करते हुए आप दूसरे को अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। वही देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन जितने भी कंट्री है, जैसे नॉर्वे मुक्त भाषण में सर्वोच्च स्थान पे है, उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन आता है। इसके डिवियन जितनी भी कंट्री है, नॉर्वे सबसे टॉप 1 पे है, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क और तीसरे पे है स्वीडन। वही एशियाई देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान ने सबसे अधिक सुधार दिखाया, अर्थात इन देशों में सुधार हुआ है फ्री स्पेस में। हालांकि रैंकिंग निचले छोर पर है, निचले रैंकिंग इसका नीचे ही है, लेकिन पहले की तुलना में इसमें सुधार देखने को मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बेतवा नदी का उद्गम अर्थात जो ओरिजिनेट किस राज्य से होता है बेतवा नदी? इसका सही जवाब, ये मध्य प्रदेश से निकलता है बेतवा नदी। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में अवैध रेत खनन, वनों की कटाई और बोरिंग के माध्यम से अत्यधिक पानी का निकासी के कारण ये नदी सूख रहा है। ये जलवायु एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बेतवा नदी सूख रहा है। ये हम देखते हैं कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसीना जिले के झीरी गांव से निकलता है और यह विंध्य पर्वतमाला में 470 मीटर की ऊंचाई से बहता है। ये नदी वहां से निकलता है, मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, जिसमें भोपाल, विदिशा, ओरछा और हमीरपुर जैसे जिलों को शामिल करते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। लगभग 590 किलोमीटर की सफर करने के बाद यमुना नदी में जाकर के मिलता है। और यह एक यमुना नदी की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास जाके मिलता है यमुना से। इसे याद रखेंगे, ये किसका सहायक है? यमुना नदी का सहायक है। और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाता है। ओरिजिनेट होता है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से और जिला है रायसीना। इसको याद रखेंगे। बेतवा नदी का जो सहायक प्रमुख नदी, टोटल तो लगभग 11 नदी सहायक है, लेकिन प्रमुख नदी है हलाली और धसान नदी, 2 प्रमुख नदी है बेतवा नदी का सहायक नदी। वही देखते हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में। ये जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट था, जिसमें कहा गया था कि सरकार की प्रमुख प्रोजेक्ट है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालांकि इसमें कुछ राजनीतिक और पर्यावरण मुद्दों के कारण यह प्रोजेक्ट अभी देरी से चल रहा है, अर्थात इसकी शुरुआत नहीं हुई, अभी बना नहीं है। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे कुल प्रोजेक्ट का 44,605 करोड़ रुपया को ये मंजूरी दिया था। इस प्रोजेक्ट को केन बेतवा 2 नदियों को लिंक करना है, ताकि जो बुंदेलखंड का सूखा क्षेत्र है, बुंदेलखंड पूरा सूखा है, वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की सुरक्षा हो सके और वहां के लोगों को और वहां किसानों को जो सामाजिक आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान दे सके ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो आज का पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, द लिथियम ट्रायंगल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम ट्रायंगल। यह है साउथ अमेरिका में है लिथियम ट्रायंगल। और ये किन 3 देशों को मिलाकर ट्रायंगल बना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इसका जवाब। अगला सवाल है, हमार और जोमी जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह मणिपुर में मुख्य रूप से रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके पड़ोसी राज्यों में भी ये हमार और जोमी जनजातियां रहते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो ये इंदौर में शुरू किया जा रहा है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो पीपीपी के आधार पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन व्हाइट हाइड्रोजन को भंडार को खोजा है? यह फ्रांस के द्वारा खोजा गया है। अगला सवाल है,
उलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो ये उलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है ये, और भारत का मीठे पानी का ये सबसे बड़ा झील है भारत में, और एशिया का दूसरे नंबर पे आता है मीठे पानी का झील, जो वहाँ पे एक बाढ़, वहाँ पे जो गाड़ के जमा होने से और प्रदूषण की वजह से वो कंसर्न हो रहा है, उस नदी पे भी वो एक पर्यावरण चुनौतियों को सामना कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।